Yes. Hello, students. Yes. In previous lecture, we have discussed few numericals. Now there is a question of n factor H3BO3. It's when dissolved in dissolved in H2O, its n factor इक्वल टू 1. ठीक है, आप इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे, इसका एन फैक्टर 1 हो. वाई इट हैज़ एन फैक्टर 1. ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन. वैसे हम इसे स्टडी करेंगे आगे भी, बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप में. ठीक है, यहाँ पर भी इसका स्ट्रक्चर ये होता है BOH OH and OH. ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच विद ऑक्सीजन. ठीक, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इफ़ द हाइड्रोजन एटम अटैच विद ऑक्सीजन तो वो वाटर में क्या हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर रिलीज़ हो जाते हैं. तो इट मीन्स इसे तो 3H रिलीज़ करना चाहिए और इसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए इसका एन फैक्टर, बट इसका एन फैक्टर 1 है. ठीक, मैंने अब मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ. मैंने बोला था जर्नली हाइड्रोजन एटम अगर ऑक्सीजन यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साथ अटैच होता है तो रूम टेम्परेचर पर वाटर में डिजोल्व होने पर वो अपना H रिलीज़ करेगा और एसिडिक नेचर शो करेगा. ठीक है, जर्नल केसेस में. इस केस में ऐसा नहीं है, ये अनयूजुअल केस है. ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक, तो वाटर में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें इस तरह से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में हैं हाइड्रोजन के साथ और ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं. ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव. और बोरोन का अगर ऑक्टेट की बात करें तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसमें. ठीक है, बोरोन हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि उसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. बोरोन के बैलेंस में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बोरोन हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, वो तो आप इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने स्टडी किया होगा कि आप बोरोन के एटॉमिक नंबर के बेस पर आप ये सॉल्व कर सकते हैं. और उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है तो 2 3, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 3, यानी कि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने होते हैं, 3 शेयरिंग के होते हैं, टोटल 6. तो इसके पास ऑक्टेट 8 कंप्लीट नहीं है, इसे 6 हैं इसके पास. या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ हाइड्रोजन के साथ पास पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है और बोरोन के पास पॉजिटिव है. बोरोन के पास पॉजिटिव है. ठीक है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव होना ये चाहिए था, ऑक्सीजन मैंने क्या कहा, नेगेटिव है. अब कौन किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो इस नेगेटिव को H के पास जाना चाहिए था, जैसा कि जर्नल केसेस में होता है. ठीक है, दूसरा अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें ऐसे ही होगा. जैसे मैं बराबर में एक और लिख कर दिखा देता हूँ आपको, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये H पॉजिटिव है, H2O, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये इसे यहाँ से रिलीज़ करा देता है और इस तरह से CH3 C डबल O नेगेटिव और क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है. हाइड्रोनियम आयन आपने पढ़ा होगा, जो एसिड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं. pH भी इसी से डिसाइड होता है. ठीक है, अब ये होता है जब ये जर्नल केस है और ये अपना H रिलीज़ कर रहा है, CH3 COOH रिलीज़ इट्स ऑन H. ठीक है, ये अपना H रिलीज़ करता है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज प्रोटिक एसिड. प्रोटिक एसिड. तो प्रोटिक एसिड क्या होते हैं, दोज acids which released their own H positive ions. ठीक है, जो अपना H प्लस रिलीज़ करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटिक एसिड. तो जितने भी एसिड हमने स्टडी किए हैं पीछे, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2 या कोई और, दोज ऑल आर प्रोटिक एसिड, वो सब प्रोटिक एसिड है. ठीक है,
अब हम देखते हैं कि ये क्या है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि इस नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इन सब में एक ही पॉजिटिव था, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये था। वैसे और भी पॉजिटिव हैं, कार्बन इज़ आल्सो पॉजिटिव, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव है। और नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा? मोर पॉजिटिव के पास जाएगा। जैसे ये भी पॉजिटिव है बट ये ज़्यादा पॉजिटिव है, इट इज़ मोर पॉजिटिव, ठीक, मोर पॉजिटिव। और ये वाला पॉजिटिव क्या है? लेस, ये लेस पॉजिटिव है, तो वो ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा वाले के पास है। अब ऐसे इसमें भी दो हैं, एक पॉजिटिव। अब जब ऑब्वियसली क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ ऐसे ऐसे कितने हैं? 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, मीन्स ये मोर है। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? मोर पॉजिटिव। ये मोर पॉजिटिव है और ये क्या है? लेस पॉजिटिव है। इसलिए वाटर का, ऑक्सीजन का, ये किस पर अटैक करता है? ये बोरोन के पास जाता है, बोरोन के पास। ये OH के पास नहीं जाता है, बोरोन के पास जाता है। और जब ये बोरोन के पास जाता है तो ये BOH, OH, और बोरोन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बिकेम नेगेटिव OH, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बिकेम पॉजिटिव। तो आपने रीड किया है, जो डोनेट करता है इट गेट पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता है इट गेट नेगेटिव। तो वाटर डोनेट कर रहा है इसलिए सब पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोरोन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? हमारे पास और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल, नेक्स्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल फिर वही अटैक करेगा, लेकिन अब बोरोन पॉजिटिव नहीं। नाउ द बोरोन इज़ नॉट पॉजिटिव, बोरोन पॉजिटिव नहीं है, वो क्या हो गया? नेगेटिव बन गया है, इसलिए उस पर तो कोई अटैक करेगा नहीं। बट हाइड्रोजन इज़ पॉजिटिव, तो बोरोन इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज़ करा देता है, ठीक है। और आपको मिल जाएगा BOH, बोरोन तो नेगेटिव ही रहेगा, OH, ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी हम इसे BOH4 नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखिए, क्या H पॉजिटिव, इनमें से कोई H पॉजिटिव रिलीज़ हुआ? 1 2 3, इनमें से कोई 1 2 3, क्या इनमें से कोई रिलीज़ हुआ? 1 2 3, क्या इनमें से कोई रिलीज़ हुआ? नहीं, इन 3 में से कोई भी रिलीज़ नहीं हुआ है। फिर रिलीज़ किसका हुआ? H, इस वाटर का। इस वाटर में 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, 2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट कर दिया है कि वो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। सॉरी, ये 2 ना लगे आपको, ठीक है। और ये ऐसे ही, और यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 नहीं है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क है, मतलब मार्क किया हमने कि वो हाइड्रोजन एटम कौन सा, ठीक। तो इस तरह से, तो इसने अपना H रिलीज़ नहीं किया है, ये दूसरे का H रिलीज़ कराता है, इसलिए इसे कहते हैं एप्रोटिक एसिड। पूरा वर्ड है ये, एप्रोटिक एसिड। तो दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर नोन एज एप्रोटिक एसिड्स, जो क्या करते हैं? अपना H प्लस रिलीज़ नहीं करते हैं सॉल्यूशन में, वो किसी और, जैसे वाटर का H प्लस रिलीज़ करा दिया है, ऐसे किसी और का H प्लस रिलीज़ कराते हैं, सॉल्वेंट का H प्लस रिलीज़ कराते हैं, उन्हें कहते हैं एप्रोटिक एसिड्स। और ऐसा सिर्फ यही केस आपको ऑब्जर्व होकर मिलेगा 12th क्लास में, 11th-12th में। वैसे और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा कोई एग्जाम्पल और नहीं है, ठीक है। तो यही है जो क्या कहते हैं, इसे एप्रोटिक एसिड कहते हैं। मीनिंग समझ में आया एप्रोटिक का? एप्रोटिक मीन्स दोज एसिड्स विच नॉट रिलीज देयर ऑन H पॉजिटिव, ठीक, बट देयर एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक, मतलब विदाउट लॉस ऑफ देयर H पॉजिटिव सॉल्यूशन बिकेम एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा और उनके H प्लस का लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये H3PO3 का। चलिए नेक्स्ट, एक स्टूडेंट का डाउट है, 61 क्वेश्चन है असाइनमेंट का। क्वेश्चन में क्या है? द वेट ऑफ द केमनोफोर रिक्वायर्ड, द वेट ऑफ केमनोफोर required to completely oxidize 0.25 moles
ऑफ FeSO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इज़, ये हमें सॉल्व करना है। डैश डैश मोलर मास इसका गिवन है, KMnO4 का मोलर मास गिवन है, मोलर मास ऑफ KMnO4 इक्वल टू 158, ठीक है। अब ऑब्वियसली मोलर मास लिखा है मीन्स मास ऑफ 1 मोल, तो ग्राम ही होगा, ग्राम पर मोल, वैसे उसमें ग्राम नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए हमें ये सोल्व करना है। अब कोई भी न्यूमेरिकल आपको बताया था, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अभी तक जितना भी आपने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, ठीक है। क्या करना है, बैलेंस्ड। आगे अभी हम और भी मेथड्स पढ़ेंगे, टाइट्रेशन वाला मेथड पढ़ लेंगे, तो टाइट्रेशन में हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में ये सब रिएक्शंस आ जाएंगी, तो वहाँ एक और मेथड हम स्टडी करेंगे, एन फैक्टर वाला मेथड, यानी ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला मेथड। वो थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन अभी तो हमने स्टडी नहीं किया है, इसलिए अभी वो इसी से बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन KMnO4 प्लस FeSO4 एंड द मीडियम इज एसिडिक। अब आपको मैंने बताया था KMnO4 मैग्नीज प्लस 7 स्टेट इन एसिडिक मीडियम, इट इज़ ऑलवेज अंडरगोज इन रिडक्शन एंड प्रोड्यूस Mn2 पॉजिटिव। तो ये फिक्स्ड है, ऑब्वियस है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना है। Mn पॉजिटिव प्लस 7 टू Mn मैग्नीज प्लस 7 से प्लस 2 में कन्वर्ट होगा वैन एवर रिएक्ट्स अंडर एसिडिक मीडियम। जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, किसी और मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, अदर मीडियम में भी मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। आगे फिर एक बार लिख लेंगे जब टाइट्रेशन स्टडी करेंगे। तो KMnO4 में मैग्नीज प्लस 7 से प्लस 2 ऑलवेज इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम है। दूसरा आयरन यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, आपको बताया था आयरन व्हेन अंडरगोज इन रेडॉक्स रिएक्शन 2 पॉजिटिव से ये क्या बना सकता है, केवल 3 पॉजिटिव बना सकता है, तो 2 प्लस से ये 3 प्लस बनाएगा। अब वो मीडियम चाहे एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, कोई भी मीडियम है, इफ़ आयरन 2 पॉजिटिव टेक पार्ट इन रेडॉक्स, तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि आयरन प्लस 1 स्टेट अनयूजुअल होता है। एक स्टेट में था, मतलब एक स्पेसिफिक कंपाउंड में, वो मैंने आपको लिखवा दिया है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जांपल में लिखा होगा, उसे देख लेना। बाकी जितने भी रिएक्शंस होंगे उसमें 2 प्लस से 3 प्लस, और अगर वो आयरन 3 प्लस है तब कन्फ्यूज़न है, आयरन 3 प्लस, क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव भी बना सकता है, जनरली तो 2 पॉजिटिव बनाता है, बट वो आयरन भी बना सकता है, ठीक है, अगर उसका रिडक्शन होता है। लेकिन आयरन 2 पॉजिटिव का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो सिर्फ 3 प्लस होगा और कुछ नहीं। तो अब ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसका एन फैक्टर 5, क्योंकि प्लस 7 से प्लस 2 एक मॉलिक्यूल एक एटम, और ये प्लस 2 से प्लस 3 1 मॉलिक्यूल 1 एटम, तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 1 और इसे 5, तो KMnO4 प्लस 5 FeSO4 प्लस H पॉजिटिव। अब आपको बताया था बाकी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वी हैव टू बैलेंस ओनली दोज विच टेक पार्ट इन न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहे हैं। इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में केवल KMnO4 और FeSO4 का यूज़ है, तो बस इन्हीं को बैलेंस करना था, इन्हीं को बैलेंस कर लिया। अब राइट हैंड साइड पर क्या है क्या नहीं है, उसे बैलेंस्ड किया नहीं किया कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसका 1 मोल, हमें तो ये अननोन है, KMnO4 अननोन है ना, तो इसे राइट साइड में रखेंगे, FeSO4, तो इससे स्टार्ट करते हैं। 5 मोल्स ऑफ FeSO4 can be oxidized by 1 mole of KMnO4। इसका 1 मोल ही लिखा है ना, स्टोकियोमेट्री 1, तो 1 मोल ऑफ KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज द 5, तो हमने रिवर्स लिख लिया। 5 मोल्स ऑफ FeSO4 कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द 1 मोल ऑफ 1 मोल की जगह हम लिख सकते हैं क्या, मोलर मास ऑफ द KMnO4 मीन्स मास ऑफ 1 मोल, यानी 158 ग्राम ऑफ KMnO4। अब आप कहेंगे कि हमने इसे ऐसा क्यों किया, क्योंकि न्यूमेरिकल में वेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वेट, और वेट कैलकुलेट करने के लिए वेट की टर्म्स में होना चाहिए। तो 5 मोल्स के ऑक्सीडाइज कैन बी ऑक्सीडाइज बाय 150 ग्राम। 5 मोल्स, क्या हमें 5 मोल्स को ऑक्सीडाइज करना, नहीं, वी हैव टू ऑक्सीडाइज ओनली 0.25 मोल्स, न्यूमेरिकल में 0.25 है, देयरफॉर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यूनिटरी मेथड, 0.25 मोल्स ऑफ FeSO4 कैन बी ऑक्सीडाइज बाय 158 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 5 ग्राम ऑफ KMnO4, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5
ठीक है, 0.05, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 है, तो ये आ जाएगा 790 और 10⁻⁻2 यानी 7.9, तो 7.9 ग्राम 7.9 ग्राम KMnO4 की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से KMnO4 को तो आपको याद ही रखना है, और जैसा KMnO4 है वैसे ही K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जनरली न्यूमेरिकल्स में ये ही यूज़ होते हैं, क्यों? बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए KMnO4 और K2Cr2O7 को ही यूज़ किया जाता है मेनली। ठीक है, चलिए, और भी कोई डाउट है तो आप वो सेंड करिए, ठीक है, हम उसे डिस्कस करेंगे जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है। ठीक है, इस बुक से जो मैंने असाइनमेंट भेजे हैं वहाँ से उसे सॉल्व करिए। आप किसी और बुक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर के IIT के, मेडिकल के, ठीक है, एम्स नीट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सिर्फ अभी एक ही पोर्शन बचा हुआ है, और वो पार्ट क्या है? वो है टाइट्रेशन। ठीक है, तो टाइट्रेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि टाइट्रेशन के नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल आते हैं, तो आप जनरल वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, और अभी हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर ये बचा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इसके बाद फिर हम टाइट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स जनरली क्वेश्चन नहीं आता है कंपटीशन में, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर में 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है, जनरली, लेकिन नहीं आता है। 10-20 ईयर्स में कभी एक, मतलब प्रीवियस 30 ईयर्स में 1 या 1 और 2 टाइम ही आपको ये सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन मिलेगा, जनरल नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री में भी स्टडी कर लेते हैं इसे, ठीक है, और उससे पहले भी 9-10 में भी कहीं स्टडी कर लिया जाता है कुछ जगह। ठीक है, कहीं अगर इसका यूज़ होता है तो राउंड ऑफ करने में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और ज़्यादा रूल्स भी नहीं है इसमें, चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो इसलिए कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो होता क्या सिग्निफिकेंट फिगर? ए सिग्निफिकेंट फिगर includes all those digits that are known with certainty plus one more, which is uncertain or estimated। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर में वो सारी फिगर्स होती हैं जो नॉन फिगर हैं, ठीक है, विद सर्टेनिटी प्लस वन मोर विच इज़ अनसर्टेन, यानी कि साथ में एक अनसर्टेन फिगर वाला भी होगा और एस्टिमेटेड फिगर भी होगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में ये होता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, स्मॉलर इज़ द अनसर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, अनसर्टेनिटी का चांस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, greater the number of significant figures, smaller is the uncertainty।
ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे उसमें, उतना ही अनसर्टेनिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी। अनसर्टेनिटी मतलब अननोन चीज़ें हमारे पास कम रहेंगी, अनसर्टेन होने का चांस कम होगा, सर्टेनिटी की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो सर्टेनिटी के लिए जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होती हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी कम से कम होती है। मेज़रमेंट या एक्सपेरिमेंट में जितना हम सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, उतने एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, मतलब एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी का चांस ज़्यादा हो। ये थोड़ा सा आप अनसर्टेनिटी वगैरह को आप डिटेल में स्टडी करोगे फिज़िक्स में, ठीक है। वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरह के, ठीक है, जहाँ पर एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, तो उससे क्या होता है, जितना छोटी वैल्यू रहती है उसमें अनसर्टेनिटी का चांस उतना ही ज़्यादा होता है, यानी उसमें एक्यूरेसी उतनी ही कम रहेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके मेजरमेंट में, ठीक, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसीलिए लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स को या चीज़ों को, मैटर को मेज़रमेंट करना बहुत ईजी होता है, एक्यूरेटली मेज़र कर लेते हैं हम उन्हें। लेकिन छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उन सब की पोजीशन है या उनका साइज़ वगैरह, अगर हम कोशिश करें वेवलेंथ की बात करें, तो उनमें अनसर्टेनिटी रहेगी। क्यों? एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि वो इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि उसमें डिजिट्स कम, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम आती हैं। कम सिग्निफिकेंट फिगर आती हैं तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो आती है, मेज़रमेंट ही ऐसा, तो ये मेज़रमेंट में यूज़ होती हैं चीज़ें, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रूल्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सब सिग्निफिकेंट होती है, ऑल नॉन ज़ीरो। सिग्निफिकेंट मतलब जिसकी वैल्यू होगी। सिग्निफिकेंट का जो मीनिंग है वो है वैल्यूएबल, यानी जिसे हमें कंसिडर करना है, उसे छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। हाँ, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपने उसे छोड़ दिया तो न्यूमेरिकल पर या आपके डेटा पर, आपके एक्सपेरिमेंट पर इफेक्ट नहीं होगा, या अगर इफेक्ट होगा तो वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, माइनर इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ दिया तो आपके न्यूमेरिकल या आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, एक्सपेरिमेंट पर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 42.3, इसमें क्या है, सारी नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, यानी इट हैज़ सिग्निफिकेंट फिगर 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इस तरह से कोई भी वैल्यू नॉन जीरो, जितनी भी डिजिट होंगी वो सब क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। सेकंड रूल, ए ज़ीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट, एक जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर if it appears between two non-zero digits, ठीक है। अगर एक जीरो को वैसे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर जीरो दो नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में होगा तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे 5.03, अब 5 ये दो नॉन जीरो के बीच में है तो इसका मतलब जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे और इसे कंसिडर करेंगे, इसे आप छोड़ नहीं सकते। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस एफ रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर एस एफ, बार बार सिग्निफिकेंट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, एस एफ, क्लियर। या कोई और एग्जांपल
5.034, ठीक, ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, या 6.307, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है? लीडिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर या नॉन ज़ीरो वैल्यू, नंबर या नॉन ज़ीरो आर नेवर बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता जो ऐसा कोई भी ज़ीरो जो किसी भी नॉन जीरो के लेफ़्ट साइड में होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 0.345, तो ये नॉन जीरो के लेफ़्ट साइड में है, नॉन जीरो के लेफ़्ट साइड में है, इसका मतलब इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.04576, इस तरह की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या है, जीरो लेफ़्ट साइड में है, तो इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड वाली जितनी भी जीरो होती हैं, जो भी नॉन जीरो के लेफ़्ट साइड में होंगी, किसी भी नॉन जीरो के लेफ़्ट साइड में होंगी, डेसिमल होना, डेसिमल अब ऑब्वियसली जीरो लेफ़्ट साइड में है तो इसका मतलब डेसिमल होगा तभी होगी, अदरवाइज़ तो एक कंप्लीट इंटीजर जिसमें डेसिमल नहीं है उसमें तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ रूल, ये तो था लीडिंग। नेक्स्ट आता है टेलिंग, जो टेल साइड में होती है, टेलिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरोज़ प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द राइट साइड, ठीक है, ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट होती हैं जो राइट साइड में होती हैं, ठीक, डेसिमल का राइट साइड में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 43.0, तो ये डेसिमल का राइट साइड में है तो ये सिग्निफिकेंट होगी, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ठीक, हमने लिखा 445.000, ऐसा लिखा, तो इसका मतलब है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो ये नॉन ज़ीरो वाली तो काउंट करेंगे, ये तीनों ज़ीरो भी काउंट होंगी, ठीक है, यानी इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इट हैज़ 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 नॉन जीरो और 3, यानी जीरो को काउंट करते हैं, कब काउंट करते हैं, जब वो दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में होगा या वो डेसिमल के राइट साइड में होगा, तो जीरो लेफ़्ट साइड वालों को कभी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है इफ़ ए नंबर ends in 0, ends with 0 या ends in 0, but these zeros are not to the right of a decimal point. These zeros may
और may not be significant। ठीक है, तो एक कोई भी नंबर, मतलब अगर किसी नंबर का एंडिंग 0 से होता है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, उसका एंडिंग 0 से है और डेसिमल भी नहीं है, जैसे 11,1,1,4,0,0, इतने ग्राम वेट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी भी स्पीसीज़ का, मतलब कुछ भी मैटर है, मटेरियल है, वेट उसका मास इतना दिया हुआ है 11,400 ग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, इट मे हैव 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। ठीक है, जैसे आप इसे लिख दें 1.14 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तीनों पावर वाला नहीं। या आप इसे लिख दें 1.140 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, तो इसमें हो जाएगा कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर, अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर हम इसे 000 लिखते रहें, और अगर हम इसे इसी फॉर्म में रखें 11,400, तो ये क्या होगा, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, जैसा अभी इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 भी आंसर आ सकता है, 4 भी आंसर आ सकता है, 5 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक हो सकता है, मतलब 1 और 0 इसमें बढ़ा देंगे, 1.1400, तो इंटू 10 तो 5 हो जाएगा, 1.1400 इंटू 10⁻⁴। ठीक, ग्राम अगर ऐसे लिख दिया तो इट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो तो आपको बताया हुआ है, डेसिमल के राइट साइड में जितनी भी 0 होती हैं वो सब क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड वाली जितनी भी 0 होती हैं वो सब, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि वो कैसा नोटेशन है। इसलिए कभी कंपटीशन में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर वो क्लियरली आपको लिखा, यानी ऐसे ऑप्शंस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर ये मिलेगा तो इसमें साथ में ऐसा कोई कसकर लिखा होगा, मीन्स उसे इस फॉर्म में लिखा होगा या इस फॉर्म में लिखा होगा या इस फॉर्म में लिखा होगा। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई इस फॉर्म में लिखे तो उसका 3 आंसर आएगा, कोई इस फॉर्म में लिखेगा तो उसका 4 आंसर आएगा, कोई इस फॉर्म में लिखेगा तो उसका 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो सभी का आंसर वेरी करेंगे। अब क्वेश्चन 1 है और आंसर 3 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मोर देन 1 क्वेश्चन है, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन का क्वेश्चन है, आंसर में भी 1 और मोर देन 1, तब तो ठीक है, 3 भी आंसर करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है और 5 भी करेक्ट है। लेकिन सिंगल चॉइस में तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंगल चॉइस में तो केवल यही पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए इससे अभी सेकंड लेक्चर में डिस्कस करते हैं।